नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी क्लास 6 का एनसीईआरटी के इस सीरीज में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 4 अर्थात आरंभिक नगर है। इससे पहले जो हम बात किए हैं यह हम अध्ययन किए इस चैप्टर में, इस बुक में, कि प्रारंभिक जो आदि मानव थे उनका विकास किस क्रम में हुआ है। वह जो दूसरे के भोजन पर निर्भर थे, वह जो एक घुमक्कड़ प्राणी थे, उनका जो सामाजिक हम संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो देख पाते हैं कि किस प्रकार से एक आदि मानव जो है वह जिनके पास किसी भी प्रकार का ना भाषा है ना ही किसी प्रकार का नॉलेज है, उनका जो विकास है वह किस क्रम में होता है। और आज यही क्रम का जो है अपना चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम यह पढ़ेंगे कि अब जो प्रारंभिक आदि मानव थे वह अब आरंभिक नगरों का क्या कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं, नगरों को आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को क्या सीखने को आज मिलेंगे। साथ ही इस चैप्टर में जो है आप सबसे पहले अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछले लेक्चर में हम यह अध्ययन किए कि पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका इस प्रकार से पूरा पाषाण काल, ये जो तीनों क्रम है इसको हम अध्ययन किए थे। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या था और योजनाबद्ध शहर किसको कहते हैं, कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, क्या उस शहर के जो लोग थे कैसे रहते थे, क्या आज वर्तमान में जो हम शहर देख रहे हैं, जो नगर देख रहे थे, इससे कुछ भिन्न था या फिर सेम था। लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और अंततः हम सभ्यता का अंत भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखिएगा इस क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 में इतना ही टॉपिक जो है आपको सीखना है। ठीक है, अगर आप इतना सीख लेते हैं तो आपके आने वाले जो समय में स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वहाँ से इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, आपसे विनती है कि अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी थोड़ा सा जो है मेरा हेल्प हो पाएगा। ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उसी से थोड़ा मेरे अंदर हौसला बढ़ता है। चलिए समझिएगा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आज से याद रखिएगा 47 वर्ष पहले वाली जो है क्या हुई है, तो इसका जो विकास होता है यह लगभग 47 वर्ष पहले की बात की जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप सभी को हम पिछले क्लास में जो है जीएस के क्लास में, उसमें हम आपको बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे ढंग से 2 क्लास में हम आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर किए हैं। ठीक है, इसके बारे में नगरीय सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक सारा कुछ डिस्कस किए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदान में क्या हुए हैं, तो फले फूले हैं, अर्थात विकास हुआ है। इसलिए हम इस सभ्यता को भी क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी आप पीपीटी देख पा रहे हैं ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी जो है उस बुक से ही लिए गए हैं। तो याद रखिएगा इसमें कुछ भी मेरा एक्स्ट्रा जोड़ा गया नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं, यही मेरा इसमें योगदान है। बाकी सारा का सारा जो है यह एनसीईआरटी का लाइन है। इस सभ्यता का सबसे पहले जो खोजे जाने वाले शहर है उसको हम क्या कहते हैं, तो हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में सबसे प्रथम जो शहर है वो आपसे पूछ लेगा, तो याद रखेंगे हड़प्पा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वही हमें क्या कर देता है, आगे बढ़ने में रोक देता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का कई प्रकार से नाम है जो कि आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहा जाता है इसको, आपका हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हड़प्पा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हड़प्पा जो है यह आज वर्तमान के समय में अगर हम बात कर लें तो यह पाकिस्तान में
पड़ता है इसका लोकेशन। और इस पूरा स्थल की खोज जो है यह संयोग से हुई थी। ठीक है, देखिए इस जो स्थल की खोज की गई है, यह एनसीईआरटी आपको क्या कहता है कि जो स्थल की खोज की गई है यह किसी भी प्रकार से योजनाबद्ध नहीं था। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि कोई अपना जो प्राचीनतम सभ्यता भी है। यह जो था यह स्थल का खोज कैसे हो गया, तो एक संयोग से हो गया। एक अचानक कहा नहीं जाता है कि आप किसी, जैसे आप यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं तो आप देखते हैं ना 1453 में जब यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होता है तो आप देखते हैं कि यूरोप से अलग अलग लोग निकलते हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे आप देखते हैं दक्षिणी अमेरिका कोई पहुंच जाता है, कोई अफ्रीका पहुंच जाता है, उसी में से एक कोई व्यक्ति होता है जो भारत पहुंच पाता है। तो ये क्या है, एक संयोग से है कि संयोग से मतलब करने कुछ और गए थे लेकिन हो कुछ और गया। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे की लाइन बिछाने का काम कर रहे थे और उन्हें क्या मिल गया, तो खंडहर मिल गया। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा का जो स्थल है यह खोज जो हुआ है किस प्रकार से किया गया है, क्या इसका कोई योजना बनाया गया था, क्या इसको कोई विभाग बनाया गया था, तो आप याद रखेंगे सर्वप्रथम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है रेलवे लाइन जो है यह बिछाने का कार्य चल रहा था और इस क्रम में जो है खुदाई का कार्य चल रहा था और इसी क्रम में जो है यह स्थल लोगों को वहाँ पे क्या होता है, मिलता है। मजदूर और कारीगरों ने शुरू में लगा कि क्या हुआ, तो इस साधारण सा एक क्या है, खंडहर है। शुरू में जो है हड़प्पा का कोई महत्व नहीं समझ पाए थे और खास करके अगर हम बात कर ले मजदूर हो या फिर कारीगर हो, इनको क्या पता कि पुरातात्विक स्थल क्या होता है, ये तो बस अपने काम से मतलब रखते हैं। आज भी आप जानते होंगे कि इनको कोई भी चीज़ मिलता है तो इनके पास तो उतना मतलब कहा जाए कि थोड़ा सा नॉलेज नहीं ना होता है इनके पास, ये तो बस कोई भी चीज़ को बस इतना ही समझ लेते हैं कि यह उपयोगी है या फिर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ का, इस स्थल का उपयोग नहीं समझ पाए। ठीक है, और आगे चल के इसलिए वहाँ से क्या हो गया, तो ईंट निकालकर रेल निर्माण इस्तेमाल करने में शुरुआत की गई। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातात्विक को एहसास हुआ कि कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर है। ठीक है, पुरातात्विक हम किसे कहते हैं, तो पुरातात्विक विभाग होता है। भारत सरकार के संरक्षण में आज भी एक पुरातात्विक विभाग है जो कि भारत के सभी क्षेत्रों में जो है यह प्राचीनतम जो साक्ष्य होते हैं, प्राचीनतम पुरातात्विक जो स्थल होते हैं, उन चीज़ों का यह खोज करते हैं और यह जानने का कोशिश करते हैं कि अपना जो प्राचीन इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरा स्थल। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है और इस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण ऐसे बहुत सारे स्थल हैं लेकिन महत्वपूर्ण जो है यह यहाँ एनसीईआरटी में आपको 4 स्थल दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो आता है, फिर कालीबंगा, लोथल और उसके बाद धोलावीरा। ये चारों को हम अध्ययन करते हैं। यहाँ समझिएगा, आपको पहले हम आपको मैप पे थोड़ा समझा देते हैं। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, यह जो मैप है यह किधर का है, तो आप याद रखिएगा यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का है और यह दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर क्या है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे और इधर ही सिंधु नदी है। सिंधु नदी मतलब कि अगर पूछा जाए आपसे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो है यह प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में है, तो आप कहेंगे क्या कि भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से पाई गई है, जो कि आपके सामने यहाँ पे स्थल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इन चारों स्थलों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ याद रखेगा इस शहर की जो विशेषता है आपसे पूछी जा सकते हैं, तो याद रखेंगे योजनाबद्ध शहर थे। मतलब जो शहर का निर्माण हुआ था ऐसा नहीं कि मतलब इधर से एक गली निकल गया, इधर से नाला निकल गया, इधर उधर, ऐसे नहीं, पूरी तरह से योजना के साथ एक शहर का निर्माण किया गया था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग यहाँ किए गए थे। सड़कों और नलियों का भी यहाँ निर्माण देखने को मिलता है। योजनाबद्ध मकान भी यहाँ देखने को मिलते हैं और भंडारगृह का मतलब है कि जहाँ पे क्या होता है,
तो अनाज वगैरह रखाता है, इसको भंडार गृह कहते हैं। तो ये कुछ विशेषता है जो कि सिंधु घाटी शहर की विशेषता देखने को हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो योजनाबद्ध शहर के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ होगा। ठीक है, इतिहासकार कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो योजना है, यह शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, और यह शहर जो है यह अचानक निर्माण नहीं हुआ है, या फिर कह लें यह संयोग से निर्माण नहीं हुआ है शहर। यह शहर को जो है पूरी तरह से योजना के साथ, स्ट्रक्चर के साथ इस शहर का निर्माण किया गया है। और हड़प्पा का नगर 2 भागों में बटा हुआ था, जो कि पहला आप याद रखेंगे पश्चिमी और दूसरा आप पूर्वी भाग। ठीक है, आपसे पूछेगा कि हड़प्पा का जो नगर था वो कितने भागों में बटे हुए थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पश्चिमी और पूर्वी भाग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। अगर हम बात कर ले बीपीएससी की, तो बीपीएससी जो है वो सिर्फ अभी एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और अभी लगभग हम बात करें तो वो 2-3 साल अगर हम बात करते कम से कम, तो एनसीईआरटी को ही वो पकड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो है, अब बीपीएससी को स्टैंडर्ड बुक का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी समझ चुकी है कि स्टैंडर्ड बुक जो है ये सारे विद्यार्थी रट लिए हैं। तो यही इसलिए आपको बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़िए, लेकिन याद रखिएगा एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नगर का पश्चिमी भाग जो था यह क्या था, तो यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। विशेषता याद रखेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। एवं ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था। नगर दुर्ग तो आपको पता होगा, नगर दुर्ग जो होता है वह किसी भी नगर में प्रवेश करने का मेन मुख्य द्वार होता है, इसको हम नगर दुर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए, नगर का पूर्वी भाग नीचे था, और लेकिन बड़ा भाग जो है यह क्या था, तो यह भाग निचला था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, निचला शहर कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, याद रखेंगे। किसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, तो आपको ऊपर में पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बताएं, पश्चिमी भाग के बारे में बताएं, और यहाँ पे हम आपको पूर्वी के बारे में बता रहे हैं। पूर्वी की क्या विशेषता है और पश्चिमी की क्या विशेषता है, याद रखिएगा। आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किसी भी विद्यार्थियों को अगर नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिलेंगे। नगर दुर्ग में एक बड़ा सा तालाब मिला है, जो कि पुरातत्वविदों ने इसे क्या कहा है, तो महान स्नानगार का नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं, तो आपको याद रखना है नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है, और उस तालाब को पुरातात्विक इतिहासकारों ने किस चीज़ की श्रेणी दी है, तो याद रखेंगे उसे माना गया है इतिहासकारों के द्वारा कि यह एक क्या था, तो महान स्नानगार था, जो कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, स्नान करते थे। ठीक है, और इसका निर्माण जो है यह पक्की ईंटों से की गई थी, याद रखेंगे। महान स्नानगार की दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ताकि क्या हो जाए, तो रिसाव ना हो सके। ठीक है, क्या हुआ था, याद रखिएगा। स्नानगार का जो दीवार था, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो दीवार आप देख पा रहे हैं, इस पे क्या था, तो चारकोल की परत लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी, क्योंकि रिसाव ना हो, अर्थात पानी का जो सराव है वह पानी कहीं इधर उधर न निकले। ठीक है, इसलिए उसको रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हजारों वर्ष पहले की बात की जा रही है, कितना ज़्यादा विकसित रहा होगा अपना भारत और भारत की संस्कृति, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। इसमें उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकारों का अनुमान है यह भी कि विशेष अवसरों पर विशिष्ट नगरीय स्नान भी किया जाता था। जैसे आप देखते होंगे अपने संस्कृति, अभी वर्तमान की अगर हम बात कर ले, तो खास करके हम विशेष अवसर पर कोई बेहतर पर्व है, तो उस पर्व के अवसर पर देखते होंगे कि लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं इतिहासकार कि विशेष अवसर पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। अर्थात यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर लोग जो थे यह शहर के निचले स्तर पे रहते थे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है नगरों का जो संरचना है यह क्या है, तो यह आपको वर्ग के हिसाब से बटे हुए थे। ठीक है, किस हिसाब से? वर्ग। जो धनी लोग हैं, जो थोड़ा सा मतलब अपर लेवल के लोग हैं, वो क्या रहते थे, तो ऊपरी हिस्से में रहते थे, और जो थोड़ा निम्न लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो कहाँ रहते थे? निचले स्तर पे रहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए पक्की ईंटों का प्रयोग समझते हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग कैसे होता था? घर और अन्य इमारत पक्की ईंटों से बनी होती थी, याद रखेंगे। इस ईंट में एक ही आकार होते थे। आपसे प्रश्न यहाँ पे फिर पूछेगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट प्राप्त किए गए हैं इसके आकार बदलते थे? आपसे दे देगा त्रिभुजाकार, आपसे दे देगा ऐसे, मतलब कुछ भी आकार दे सकता है, इनमें से एक, इनमें से कोई नहीं, ऐसे। तो आपको याद रखना है इसका आकार नहीं बदलता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर जो थे यह कुशल थे। क्या थे? कुशल थे। और ईंटों को ईंट लॉक पैटर्न में जोड़ा जाता था। ठीक है, ईंटों को कहाँ प्रयोग किया जाता, सॉरी कहाँ पे बनाया जाता था, तो ईंट लॉक पैटर्न के आधार पर बनाया जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सड़क और नालियों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय संरचना था उसमें सड़क कैसे थे और नाली का क्या जो स्राव था, नाली का जो मार्ग था वो किस प्रकार से था। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, सड़क पर ईंट बिछाई जाती थी, लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। क्या बोल रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सड़कें जो है यह क्या है, तो आपस में समकोण पर काटती थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा चीज़ों को, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। और नलियों की जो जाल थी यह कैसे, तो योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। हर घर से निकलने वाली जो नाली एवं सड़क थी यह नाली से मिलती थी। क्या थी? तो यह नाली से मिलती थी। वर्तमान में भी आप देख पाते होंगे कि हर घर से जो नाली निकलता है, किसी भी प्रकार से पानी का जो स्राव होता है वह कहाँ जाकर मिलता है, तो कहीं ना कहीं नाली में ही मिलता है। और उस समय भी आप देख पा रहे होंगे कि उस समय भी जो नगर का जो संरचना है, नगर का जो एक स्ट्रक्चर हम कह लें, वो किस तरह से आज के समय से मिलता जुलता चीज़ है। नलियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। बताइए यहाँ पे आप कि क्या वर्तमान में जो नाली है इसको किसी और चीज़ से ढका जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। आज भी हम देखते हैं कि जो नाली है इसे पत्थरों के सिल्लियों से ही ढका जाता है। और उस समय भी आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो सभ्यता है कितना विकसित था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इसमें मेन हॉल जैसे कि बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। और यह भी आप देख पाते होंगे आज के समय में कि आज के समय में भी अगर कोई नाली है तो नाली जो ऐसे जा रहा है बीच में हो मेन होल होता है। ठीक है, ऐसे मेन होल होता है ताकि उसमें सफाई कर्मी जब भी कोई बीच में कोई चीज़ फंस जाता है तो उसमें उतर कर वो सफाई कर पाते हैं। क्या यह पहले और अभी में आपको अंतर दिख पा रहा है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, योजनाबद्ध अब मकान की बात करेंगे। हमने पहले क्या किया बात, तो हम शहरों की बात किए। शहरों में हम क्या बात किए? ईंटों की बात किए। हम ईंटों में और क्या बात किए? स्नानगार की बात किए, नालियों की बात किए। अब हम बात करेंगे मकानों की। देखिए साथी, घरों की दीवार मोटी एवं मजबूत होती थी। ठीक है, कैसे होती थी? मोटी एवं मजबूत होती थी। और कुछ मकान तो 2 मंजिले भी देखे गए हैं। आपसे पूछ देगा यहीं पे क्वेश्चन कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकानें थी वो 2 मंजिले 3 मंजिले होती थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे पूछ के घर देखे गए हैं। जैसे आप आगे चल के देखेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में उस समय क्या है, तो उस समय आपको खास करके पूछ के घर मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम बना नहीं पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से तो समझिएगा। लेकिन आप सिंधु घाटी सभ्यता को याद रखेंगे, यहाँ पे 2 मंजिले मकान भी देखने को मिल रहे हैं। इसे उस जमाने की परिकृष्टि वास्तुकला का भी पता चलता है। ठीक है, एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नानगार और एक बड़ा सा आंगन होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। आपसे घरों के अगर संरचना पूछ ले तो आप याद रखेंगे एक घर में एक रसोई भी होते थे, स्नानगार भी होते थे और आंगन भी होता था। और वर्तमान में क्या हमारे घर में ऐसा कुछ है? तो बिल्कुल है साथी, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पानी की जो सुचारू व्यवस्था है यह भी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे पानी की जो सुचारू व्यवस्था है इसके लिए अधिकतर घरों में कुआं होते थे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अपना वर्तमान में अगर हम बात कर लें गांवों की जो संरचना है, नगरों की जो संरचना है, यह प्यारे साथी हजारों वर्ष पहले भी अपने भारत में देखने को मिलते हैं। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा कि भंडार गृह क्या होता है। देखिए भंडार गृह की अगर हम बात कर ले तो सीधा शब्दों में याद रखेंगे जहाँ पे अनाज वगैरह रखाए जाते हैं उसी को हम भंडार गृह कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में साथी नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ठीक है, और ऐसे भंडार गृह में क्या होते थे? तो झुलसे हुए अनाज भी मिलते थे। अब झुलसे हुए अनाज का तात्पर्य यह है, आप देखते होंगे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि गांव से संबंधित होंगे, तो आप देखते होंगे कि जब भी धान की कटाई होती है या फिर हम किसी और अनाज की बात कर लें, तो किसी भी अनाज की, खास करके हम चावल वावल की बात कर लें, तो उस चावलों को जो है पटका जाता है, उसना जाता है, उसके बाद उसको एक बेहतर अनाज मतलब मार्केट में जा पाता है। यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, आपसे याद रखेंगे, थोड़ा स्पष्ट रूप से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से ऐसा मत समझिएगा कि हम वही कह रहे हैं, बस एग्जाम्पल के लिए हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का जो उत्पादन है इसकी आवश्यकता से अधिक होता था। ठीक है ना, आगे चलिए हम आगे बात करते हैं। इतिहासकारों का यह भी अनुमान रहा है प्यारा साथी कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था, और यह बात सत्य है। आप क्लास 7 की अगर हम बात करें, क्लास 7 की और क्लास 5 की एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, वहाँ पे आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा, क्या? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ये हमें क्या बताता है? आप देख पाते होंगे कि जो व्यापारिक संबंध थे वो किस प्रकार थे। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पे आता है, फिर क्या होता है, तो फिर आप देखते हैं सिक्कों का निर्माण होता है, और उसके बाद आज वर्तमान में पैसों का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद हम जो अभी परमानेंट की अगर हम अभी जस्ट अभी की बात करें, तो आज जो है यह जो मुद्रा है, यह मुद्रा क्या है? तो अब प्लास्टिक आर्टिफिशियल मुद्रा पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पे मुद्राओं का विकास। ठीक है, वहाँ इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब आप इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ रहे हैं, और ये प्रारंभिक जो है नगर है, प्रारंभिक काल है इतिहास में, इसलिए आपको याद रखना है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ही क्या है? तो यह अनाज आते हैं। मतलब भी कोई भी कारीगर अगर किसी व्यक्ति का कार्य कर रहा है तो उसके बदले में जो उसके श्रम लगे हैं उस बदले में उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? तो अनाज दिया जाएगा। या फिर अगर हम कह लें कि कोई किसान जो है अपने खेत में अनाज उत्पादन कर रहा है, तो अपने जो शासक है उसके, अपने जो राजा हैं उसको क्या देगा? वो टैक्स के बदले तो उसे भी अनाज देगा। मतलब वहाँ पे अगर हम सीधा सीधी स्पष्ट बात कर लें तो उस समय जो जीवन जीने का जो पहला और अंतिम उद्देश्य था वो यही था, पेट भरना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, पेट भरना सबसे पहला और अंतिम उद्देश्य था उस समय के लोगों का। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, बड़े भंडार गृह में टैक्स के वसूले गए अनाजों भी रखे जाते थे। ठीक है, भंडार गृह जो होता था वो किसका होता था? तो शासक वर्ग का होता था, जो कि पूरा गांव का, पूरा नगर का अगर हम बात कर लें तो सारे अनाज को इकट्ठा करने के बाद एक जगह अस्थायी रखते थे, जिसको अभी हम वर्तमान में आप देख पाते होंगे कि वर्तमान में भी भारत सरकार के अंतर्गत में भंडार गृह आता है जहां पे अनाज रखे जाते हैं। ठीक है, जिसको हम गोडाउन कहते हैं। यह क्यों यहाँ पे रखे जाते हैं? आपको थोड़ा सा अंदाजा हो पा रहा होगा। यहाँ पे इसलिए रखे जाते हैं ताकि पूरे साल तक क्या हो सके, तो पूरे साल तक नगर का जो व्यक्ति होंगे उन सभी का पेट भरा जा सके आराम से। या फिर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कभी नगर में, कभी राज्य में, कभी
राष्ट्र में भूखमरी देखने को मिलता है, महामारी देखने को मिलता है, उस विषम परिस्थिति में जो शासक वर्ग होते हैं यही भंडार गृह से अनाज निकालकर सभी लोगों में वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लोगों का जीवन स्तर कैसा था। आप सब कुछ समझ गए कि नगर का जो है उसका घर कैसा था, नाली का कैसा मतलब स्ट्रक्चर था। आप यह भी समझ गए कि वहाँ के लोग जो थे ये किस प्रकार से अपने आर्थिक जीवन जी करते थे। अब आप देखेंगे क्या, तो लोगों का जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे कि उस समय के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन जिया करते थे। साथ ही गांव के जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा जो होता था वो क्या होता था, तो खेती बाड़ी होता था। ठीक है, आज भी अपना भारत जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा एक कृषि प्रधान देश है, जो कि भारत के अगर हम बात कर लें तो लगभग, ऐसे तो अभी वर्तमान में जो आंकड़ा है ये बदल गए होंगे, लेकिन याद रखिएगा लगभग हम 80% की बात कर रहे हैं जो कि आज भी कृषि पर निर्भर हैं। और दूसरा आपको याद रखना है बिहार भी जो है यह क्या है, तो बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अपना भारत भी कृषि प्रधान है, बिहार भी कृषि प्रधान है। तो जाहिर सी बात है यह जो हम रीति रिवाज देख पा रहे हैं, यह जो हम पेशा को देख पा रहे हैं, यह कहाँ से लिए गए हैं, तो साथ ही यह हमारे प्राचीनतम जो संस्कृति है वहीं से लिए गए हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशों में शामिल रहते थे। ठीक है, गांव के जो लोग थे वो अक्सर क्या करते थे, अधिकतर खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन शहर के लोग अन्य पेशे भी किया करते थे, व्यापार वर्ग भी वहाँ पे स्थापित थे। हड़प्पा शहरों में कुछ संभावित पेशे देखने को मिलता है जो कि आपसे पूछे जाएंगे। देखिए हम पेशा भी बता रहे हैं, एक है शिल्प, उसके बाद व्यापार, उसके बाद खेती। शिल्प क्या होता है, तो शिल्प कला, आप जो बीपीएससी का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, उन विद्यार्थियों को पता होगा शिल्प कला क्या होता है, उनके सिलेबस में है। तो शिल्प कला जो होता है वो एक कला होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार से कहा जाए तो मतलब सिलाई की जाती है। ठीक है ना। और व्यापार तो आप समझ ही पा रहे होंगे, व्यापार होता है जिसमें हर तरह के व्यापार आते हैं। और दूसरा है आपका, तीसरा है खेती। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है या पेशा देखे जाते हैं। चलिए आपके समक्ष शिल्प कला जो है थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, औजार, हथियार एवं सील बनाने के लिए तांबे एवं कांसे का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे और कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल जो है शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है और उन्हीं पर जो है कलाकृति किया जाता था जिसे शिल्प कहा जाता है। शिल्प कला क्या कहा जाता है। आगे बढ़ें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जेवर बनाने के लिए सोना, मनके एवं लकड़ी और मिट्टी का भी इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्या है, तो केनेलियम है, उसके बाद जैस्पर है, क्रिस्टल है आदि। ये जो है यह कुछ तत्व हैं जिससे प्रयोग किया जाता था क्या, मनके। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, खिलौने बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। एक गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि कौन सा खिलौना है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि कौन सा, तो गाड़ी का आकार का खिलौना। ठीक है, इसे देखकर यह लगता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों के द्वारा खींचा जाता था। और आप तो समझ ही पा रहे होंगे कि जब आप प्रारंभिक मानव के जीवन की बात करें तो आप कल क्या पढ़ें, कल हम आपको कल ही तो बताएं कि चक्के का जो है इसका आविष्कार हो गया है, पहिए का आविष्कार हो गया है। अब जाहिर सी बात है जब पहिए का आविष्कार हो गया है तो यहाँ पे पहियों का प्रयोग तो किया जाएगा ही ना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे। खिलौने, बर्तन और जो जेवरे हैं उस पर जटिल नक्काशी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जटिल नक्काशी जो है इसको देखने को मिलते हैं। नक्काशी का तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कोई खिलौना है, कोई बर्तन है या फिर कोई जेवर है, उस पर आप देख पाते होंगे पूरी, मतलब आज भी अगर हम बात कर ले कोई जेवर के देखें तो कोई जेवर पे आप देखते होंगे ना, एक अच्छा कलाकृति किया जाता है, एक अच्छा नक्काशी किया जाता है जिसको हम देखते हैं
आप कोई मतलब फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि कोई अगर महिला अपने कानों के लिए एक कोई क्या लेती है, कानों के लिए कोई चीज़ लेती है, ठीक है, तो उस कान में जो पहनने वाला होता है, ध्यान सुनिएगा, तो वो हर तरह का होता है, लेकिन पहनना तो कान में ही है, लेकिन फिर भी उसमें हर तरह का होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, नक्काशी कहते हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर के एक ही चीज़ हैं लेकिन अलग अलग आकार के हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कलाकारों के द्वारा उसका नक्काशी किया गया है, याद रखिएगा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों की दस्ता का पता चलता है। कुछ तकलियाँ भी मिली है जिनका इस्तेमाल जो है यह धागा बनाने के लिए होता था, ठीक है, और लोग कपास में जो है कपास से धागा बनाते थे। ये तो आपको पता होगा कि जो है धागा ये है आपको प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है, कपास की खेती, और यही कपास तो है, यही ऊन तो है, यही मसाले आपको देखने को मिलेगा आगे, जो कि यूरोपीय जो हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में आने के लिए वो क्या होते हैं, ललायित होते हैं इन्हीं चीज़ों को देखकर, ठीक है। चलिए व्यापार की अगर हम बात करें तो हड़प्पा के लोग जो हैं इसका मुख्य व्यवसाय जो था यह व्यापार ही था। तांबा राजस्थान तथा ओमन जो है यह यहाँ से आता था, ठीक है। तांबा जो है यह राजस्थान से प्राप्त किए गए हैं और ओमन जो है यह कहाँ से आता था, तो ये सभी जो है यह राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कुछ सील जो है यह मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। अब आपसे फिर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि क्या हड़प्पा कालीन जो व्यक्ति थे, हड़प्पा कालीन जो लोग थे, वो क्या विदेशियों के साथ व्यापार करते थे? कहेंगे बिल्कुल करते थे, ठीक है। यह जो मेसोपोटामिया आप देखेंगे आगे, आपको हम आगे स्टैंडर्ड बुक, अगर इसमें शायद मुझे याद नहीं इसमें है कि नहीं है, जब हम पीपीटी बना रहे थे तो आपको दो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एक तो आप मेसोपोटामिया और एक मिस्र की सभ्यता, किसकी, मिस्र की सभ्यता। इन दोनों देशों के साथ साथ ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि इन दोनों के साथ क्या होता है, व्यापारिक संबंध होते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करें तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा जो है यह मेसोपोटामिया से व्यापार किया करता था। अर्थात यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या, तो आईआर को आप समझ पा रहे होंगे, अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन को भी आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं यह भी क्या है, तो विदेशी के साथ व्यापारी इनका संबंध रहा था। गुजरात से के लोथल में जो है एक बंदरगाह मिला है और इस बंदरगाह तो आपको पता ही होगा, बंदरगाह जहाँ पे आयात और निर्यात कोई भी जो वस्तु है उस स्थान पे रखे जाते हैं उसको हम बंदरगाह कहते हैं। और बंदरगाह अक्सर जो होते हैं ये समुद्र के किनारे होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे सटे हुए नहीं, मतलब उसके पास आसपास के इलाके में होते हैं, याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, ठीक है। कई तरह के सील तो कल ही हम आपको बताएं एक प्रकार की मुद्रा होती है, ठीक है। सील जो मिलते हैं यहाँ से पता यह चलता है कि व्यवसाय लेन देन का भी सिस्टम यहाँ अच्छे से विकसित थे। किससे पता चलता है, तो यहाँ के सील देखने के पता चलता है, यहाँ की मुद्रा देखने से यह पता चलता है कि जो यहाँ के व्यवसाय है यह लेन देन भी यहाँ पे क्या हुआ था, तो बेहतर ढंग से यहाँ पे विकसित था। और यह आपका है खेती है क्या, समझिएगा। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में गांव में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल और आपका अलसी, सरसों, ये सभी जो है यह क्या थे, तो इसके खेती किए जाते थे। झुलसे हुए अनाज के अवशेष यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा यही, अभी जस्ट हम ऊपर वाले स्लाइड में बोले हैं और फिर से बता रहे हैं आपको कि आपसे पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन देगा झुलसे हुए, ऑप्शन देगा उबले हुए, ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या बोलेंगे, झुलसे हुए। झुलसे हुए का मतलब तो पता ही होगा, इतना तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। हल की शक्ल का भी एक खिलौना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसका, तो हल की जो शक्ल होते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है हल के आकार की, ठीक है, उसका भी एक खिलौना क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बात करें तो इससे यह पता चलता है कि खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो हल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हल का जो एक खिलौना प्राप्त हुआ है, इससे इतिहासकारों ने यह भी अनुमान लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह जो खेती करते थे, वह जो खेती करते थे क्या करते थे, तो उसमें हल का भी प्रयोग करते थे।
बड़े भंडारगृह और बड़े बड़े बर्तनों के यहाँ से मिलने के यह पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में था। पुरा स्थल से कई पालतू पशु की हड्डी भी प्राप्त हुई है और यह पता हमें जानने को मिलता है कि हड़प्पा के लोग जो हैं यह गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर ये सभी जो आदि जो मवेशी हैं इनका भी पालन किया करते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रशांत तंत्र। ठीक है, प्रशांत तंत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इतिहासकारों का जो अनुमान है, पहले तो हम आपको यह स्पष्ट फिर से कर दें एक बार कि ये जितने भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है ये प्यारे साथी क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हम इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं किए हैं, बस इतना किए हैं कि हम इसको अपना नोट्स बनाए हैं, उसके बाद हम आपको पीपीटी में सजाकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब के सब जितने भी शब्द हैं यह जो है आपका एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, बस हम अपने शब्दों में समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको छोटा सा। ठीक है, चलिए, इतिहासकार का यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशांत तंत्र भी रहा होगा। हो सकता है कि प्रशांत संभालने के लिए लोग सीमित रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मनोरंजन। ठीक है, क्या उस समय लोग जो थे ये सीरियस ही होंगे क्या यह सिर्फ खेती करते होंगे, क्या यह सब व्यापार करते होंगे, क्या यह सिर्फ काम करते होंगे या फिर इनके मनोरंजन का भी कोई व्यवस्था होगा? तो याद रखेंगे मनोरंजन का भी व्यवस्था था। क्या था? तो पुरा स्थलों की अगर हम बात कर लें तो इसमें प्राप्त किए गए खिलौने, मूर्तियाँ प्राप्त की गई है और यह इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं यह क्या करते थे, तो मनोरंजन का भी प्रचलन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ की जो लिपियाँ थी वो क्या थी, ये जो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा क्या कह रहे हैं हम, तो एक कन्फ्यूजन वाला यहाँ पे टॉपिक है। ये लिपि बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। हड़प्पा के जो मिले हुए सीलों पर, सीले का मतलब है आपका मुद्रा, सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी प्राप्त होता है। इसका मतलब यह पता चलता है कि इस ज़माने के लोग जो है यह लिखना पढ़ना जानते थे। सॉरी, पढ़ना नहीं, लिखना। ठीक है, आप आगे देखेंगे, पढ़ना अभी नहीं जानते हैं, बस लिखना जान रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब कोई नहीं पढ़ सकता है। बहुत सारे इतिहासकार अभी भी इस पे लगे हुए हैं कि शायद इसको हम ट्रांसलेट कर दें, लेकिन अभी तक हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या, तो यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, हर चीज़ हम आपको क्लियर कर देंगे आज के लेक्चर में। हाँ, बड़ा हो जाएगा लेकिन हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे यह धार्मिक चीज़ों पे भी विश्वास करते थे, जैसे देवी देवता का पूजा करते थे। वहाँ से मिली हुई कई मूर्तियाँ से यह स्पष्ट होता है। पुरातात्विक का यह ध्यान खास करके पुरुष की मूर्ति, ठीक है, जिसके चारों ओर पशु होते थे, ठीक है, यह मिला है। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा। यह मूर्ति कुछ हिंदू धर्म से शंकर भगवान के जो है जोड़े जाते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के आपको तो पता होगा शंकर भगवान के बारे में, तो शंकर भगवान से जोड़े जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि शंकर भगवान की अगर हम बात कर लें तो यह चार ओरों से पशुओं का जो साक्षी इसमें मूर्ति में देखने को मिल रहा है। यहाँ से कुछ इतिहासकार में क्या है, तो कुछ इतिहासकार इसका समर्थन करते हैं तो कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ से नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। उस समय की अगर हम बात कर ले तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है। हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम चरण देखते हैं, कैसे इसका अंत हुआ, कैसे इसका मतलब कहा जाए तो विलुप्त हो गया। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से लगभग 3900 वर्ष पहले हो गया। कैसे हो गया, तो टूटी सड़क और जो जाम पड़ी नालियों से पता यह चलता है कि सारा तंत्र जो था यह खराब हो चुका था। जितना भी नगर की अगर व्यवस्था हम बात कर लें तो ऐसा देखने को मिलता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो यहाँ के जो तंत्र थी, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, यह नष्ट हो गई थी और बाद में यह खुदाई से दूर के स्थानों के सामान के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक बात आपको याद बता दें हम कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है इस पर बहुत विवाद है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पे विवाद है, तो इस पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि पानी के बढ़ाव, बाढ़ आया होगा तो उसमें डूब गए होंगे। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि कोई महामारी आया होगा इसलिए इनका नष्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे जब स्टैंडर्ड बुक तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था और घरों की दशा जो है खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रहे होंगे और इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण नहीं समझ पाए हैं, इसलिए कुछ अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु सभ्यता का जो है ये कैसे अंत हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के जो अंत के अनुमान लगाए गए हैं, इसमें अगर हम बात कर ले तो ऐसा हो सकता है कि नदियाँ सूख गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कारण है जो कि इतिहासकार मानते हैं और आगे जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे सेम यही बात आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप जो है लोग को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। ठीक है, रीजन 1। रीजन 2 क्या है? तो रीजन 2 है ईंट की भट्टियाँ क्या हो गई तो बहुत ताई में थी और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इसके कारण जंगलों की कटाई होगी और आगे है वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। नेक्स्ट हम अगर टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट कारण की, तो मवेशी और भेड़ों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान हुआ होगा। इससे क्या हो गया तो मरुस्थलीकरण हो गया होगा। ठीक है, किसी महामारी या फिर प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इसका क्या है तो इनकार नहीं किया जा सकता है और इससे आबादी का एक बड़ा भाग जो है यह तबाह हो गया होगा। अभी हम आपको ये सब छोटा मोटा रीजन अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, यही कुछ रीजन थे जो कि अलग अलग इतिहासकार मानते हैं, सबका अपना विचार है। ठीक है, इसमें कोई भी अभी तक ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल रूप से कहा गया है भारत सरकार के द्वारा या फिर किसी के द्वारा कि सिंधु सभ्यता का अगर हम बात कर ले तो उसका अंत कैसे हुआ, ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है। सब अनुमान लगाए हैं और अभी तक इसका फिर अध्ययन किया जा रहा है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबें और कब्रें। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं और आपको पता चलेगा किताबों का और कब्रों का क्या संबंध रहा है, इसका क्या इतिहास रहा है। तो यहाँ कल के सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा और साथ ही आपसे अभी से विनती कर रहे हैं थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए साथी, आप जब एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ कर देखिए कितना मुश्किल है। इसको हम पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं और उसके बाद नोट्स के बाद भी पीपीटी बना है इतना सुंदर से ताकि आप विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। अब थोड़ा सा बस इतना तो करना ही पड़ेगा आप सभी को कि लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो सके, थोड़ा हमें भी लगे कि आप लोग हमारे मेहनत को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, टेलीग्राम पे आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपको PDF वहाँ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।